एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं आज 17 मई है और एमपी टेट वर्ग 2 का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुका है। तो आज फर्स्ट शिफ्ट में आपसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, व्यायाम में कौन सी संधि है? तो व्यायाम में होती है फ्रेंड्स यण संधि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम ने कहा वह बाजार जा रहा है। इस वाक्य में वह क्या है? वाक्य है राम ने कहा वह बाजार जा रहा है। तो इसमें जो ये वह आपको दिख रहा है यह क्या है? यह है फ्रेंड्स सर्वनाम। ठीक है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, ये सारी चीज़ें तो आपने पढ़ी ही होंगी, बहुत ईजी हैं। तो इसका आंसर है सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनाव में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? चुनाव, देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको प्रत्यय, उपसर्ग, अलंकार, समास और संधि विच्छेद, इन सभी को ट्रिक के साथ याद करवाया है इसी चैनल पर, यूट्यूब पर। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा और अगर नहीं मिलती है तो आप मुझे इसी वीडियो में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उन वीडियोस के लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी। तो मैंने ट्रिक के साथ आपको प्रत्यय, उपसर्ग, अलंकार, समास, संधि, ये सारी चीज़ें करवाई हैं और वो भी ट्रिक के साथ करवाई हैं। अगर आप एक बार वो वीडियोस देख लेते हैं ना सारी, तो आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने आपको टू द पॉइंट एकदम एग्जैक्टली चीज़ें समझाई हैं, वो भी ट्रिक के साथ। ठीक है। और अगर आप उनके नोट्स चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूँगी। तो वहाँ पर मेरे पास जितने भी नोट्स अवेलेबल होते हैं मैं PDF फॉर्मेट में आपको शेयर करती रहती हूँ। तो इनके भी नोट्स मैंने आपको शेयर किए हुए हैं, आप जा कर के टेलीग्राम पर चेक कर सकते हैं। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आप आंसर देंगे, इसमें कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? तो देखिए, प्रत्यय क्या होते हैं? जो पीछे लगते हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी उन वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। और अगर यहीं पर आपसे पूछ लें कि उपसर्ग क्या है, तो उपसर्ग हमेशा आगे लगते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस है इन दोनों में। तो देखिए, प्रत्यय पीछे लगते हैं तो इसके पीछे क्या आएगा? आव। ठीक है। चुनाव का जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा चुन प्लस आव, यानी कि चुनाव। तो ये जो पीछे लगा है ना आव, यही इसका क्या है? प्रत्यय है। ठीक है। तो आव इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वावलंबी होना किस मुहावरे का अर्थ है? तो वो है अपने पैरों पर खड़ा होना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुव स्वामिनी के रचयिता कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जो हैं ध्रुव स्वामिनी के रचयिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णमाला में किसे स्पर्श संघर्षी भी कहा जाता है? स्पर्श संघर्षी, तो वो कहा जाता है फ्रेंड्स च वर्ग को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द सेम मीनिंग वर्ड, डिफर, पोस्टपोन। ठीक है, पोस्टपोन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द करेक्ट आइडियम्स एंड फ्रेजेस। सेंटेंस क्या है? देखिए, टू कीप वंस टेम्पर, तो इसका हो जाएगा टू बी इन गुड मूड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक। राम आस्क्ड मी टू कीप दिस सीक्रेट डैश, तो यहाँ पर आएगा बिटवीन अस। ठीक है। 4 ऑप्शन आपके सामने रहेंगे, करेक्ट आपको चूज करना होगा। तो यहाँ पर बिटवीन अस जो है इसका करेक्ट आंसर है। ये सेंटेंस हो जाएगा राम आस्क्ड मी टू कीप दिस सीक्रेट बिटवीन अस। ठीक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, शी डैश लीव फॉर जम्मू यस्टरडे, तो ये आ जाएगा लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर गिवन वर्ड्स सेंटेंसेस। चेंज द अपीयरेंस टू डिसीव और टू हाइड द आइडेंटिटी, तो क्या हो जाएगा? डिस्गस। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर। सांची के स्तूप किसने बनाया था? इसका निर्माण किसने किया था? ये क्वेश्चन है। तो सांची का जो स्तूप है इसका निर्माण किया था अशोक ने। ठीक है। अब ये जो सांची का स्तूप है ना, इससे रिलेटेड हो सकता है आपके शिफ्ट में और भी क्वेश्चन बन जाएं। तो इससे रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, वो मैंने एक्स्ट्रा में नोट की है। देखिए, सांची के स्तूप का निर्माण मौर्य सम्राट अशोक ने करवाया था। यह बौद्ध धर्म से संबंधित स्तूप है जो MP में
स्थित है, ठीक है। एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित है। ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा में है। किसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की? तो ये की थी फ्रेंड्स ज्योतिबा फुले ने। अब इनसे रिलेटेड चीज़ें देखते हैं। सत्यशोधक समाज नामक संगठन की स्थापना महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले ने सितंबर 1873 में की थी। इस संगठन की स्थापना ज्योतिबा फुले द्वारा निम्न जातियों के कल्याण करने तथा पाखंडी एवं स्वार्थी ब्राह्मणों से उन्हें सुरक्षा दिलाने के लिए की गई थी, ठीक है। और चीज़ देखिए, ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी नामक पुस्तक भी लिखी थी। याद रखिएगा, गुलामगिरी किसने लिखी थी? ज्योतिबा फुले ने। और ज्योतिबा फुले स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, ठीक है। उन्होंने अपनी पत्नी सावित्री बाई के सहयोग से बालिका शिक्षा हेतु 1848 में पूना में विद्यालय स्थापित किया। उन्होंने एक प्रसूति गृह भी स्थापित किया था। भारत में नारी आंदोलन ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से ही प्रारंभ हुआ था, ठीक है। तो ये स्त्री शिक्षा के बिल्कुल समर्थक थे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस संविधान से लिए गए हैं? तो ये आयरलैंड से लिए गए हैं, ठीक है। कहाँ से? आयरलैंड से। चलिए इससे रिलेटेड चीज़ें देखते हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 36 से 51 भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को वर्णित किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्वों का कार्य सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना है, ठीक है। ये चीज़ें भी आप याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमर्त्य सेन ने किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता है? तो अमर्त्य सेन ने जीता है कल्याण अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार, ठीक है। इससे रिलेटेड चीज़ें देखिए। अमर्त्य सेन, इनका जन्म हुआ था 3 नवंबर 1933 में। इनको अर्थशास्त्र के लिए 1998 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था और ये प्राप्त करने वाले पहले एशियाई हैं, ठीक, याद रखिएगा। शांति निकेतन में जन्मे इस विद्वान अर्थशास्त्री ने लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। हो सकता है आपकी शिफ्ट में अमर्त्य सेन को लेकर यहाँ से कोई क्वेश्चन बन जाए, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के चमकीले भाग को डैश कहते हैं? क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। सूर्य के चमकीले भाग को कहते हैं फोटोस्फीयर। चलिए देखिए, सूर्य की सतह जो दीप्तिमान रहती है उसे प्रकाशमंडल भी कहा जाता है। तो फोटोस्फीयर का तापमान 5800 डिग्री केल्विन या 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। प्रकाशमंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होते क्योंकि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैथ्स का क्वेश्चन है। 73 + 75 + 78 + 57 + 197 को 34 से विभाजित करने पर शेष क्या बचेगा? बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन सभी को आप ऐड कर देंगे, यानी कि जोड़ देंगे। ऐड करके आ जाएगा आपका 480। उसके बाद आप क्या करेंगे, 480 को 34 से विभाजित कर देंगे, ठीक है, भाग देंगे। तो जब आप भाग देंगे यानी कि विभाजित करेंगे तो शेष बच जाएगा आपके पास 4, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 4, जो कि यहाँ पर मेंशन्ड है, ठीक है, 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सही विकल्प का चयन कीजिए। अखबार, प्रेस, कपड़ा। जिस प्रकार अखबार प्रेस में छपता है उसी प्रकार कपड़ा मिल में बनता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिल, ठीक है। आप रेशियो देख सकते हैं, अखबार को प्रेस से कनेक्ट किया है, ऐसे ही कपड़े को किससे करेंगे? मिल से कनेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिपक्वता का संबंध है किससे? विकास से, ठीक है, मैच्योरिटी। हम कहते हैं ना बच्चे के अंदर मैच्योरिटी आ रही है, मतलब क्या? मतलब ये कि उसका डेवलपमेंट हो रहा है, उसका विकास हो रहा है। चलिए विकास से रिलेटेड चीज़ें देखिए। विकास वह प्रक्रिया है जिसमें बालक मानसिक एवं शारीरिक रूप से परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शर्म व गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? तो वो होता है फ्रेंड्स बाल्यावस्था।
जिसे इंग्लिश में बोलते हैं चाइल्डहुड। चाइल्डहुड में ही क्या होता है, शर्म और गर्व जैसी भावनाएं विकसित होती हैं। तो देखिए, संवेगात्मक विकास की दृष्टि से बाल्यावस्था सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं अनोखा काल माना जाता है। बालक में मूल संवेगात्मक लक्षण जैसे शर्म, गर्व, उत्साह आदि का विकास इसी काल में होता है। कौन से काल में? बाल्यावस्था में, ठीक है, चाइल्डहुड में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? अमूर्त स्तर पर तो वो करने लगता है औपचारिक संक्रियात्मक की अवस्था में, और ये अवस्था होती है 11 से 15 वर्ष की अवस्था, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। देखिए, ये क्वेश्चन आपका जीन पियाजे से बना है, और अगर आप एनालिसिस देखेंगे ना तो पियाजे हैं, वाइगोत्स्की हैं और कोहलबर्ग हैं, इनसे काफ़ी क्वेश्चन बन रहे हैं। तो देखिए, मैंने इसी चैनल पर आपको ये सारी थ्योरीज़ एकदम बढ़िया तरीके से करवाई है अभी जस्ट कुछ दिनों पहले ही, क्योंकि अभी हमारी सीडीपी की सीरीज़ चल रही है। इस चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है जहाँ पर 16 क्लासेस हम कर चुके हैं। वो जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं कमेंट बॉक्स में आप लोगों के लिए पिन कर दूँगी, वहाँ जाकर आप वीडियोज़ देख सकते हैं। उसमें से एक काम कीजिएगा, आप पियाजे की थ्योरी, वाइगोत्स्की की थ्योरी और कोहलबर्ग की थ्योरी, इन तीनों थ्योरीज़ को ज़रूर से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एमपी टेट के एग्ज़ाम के लिए। देखिए, प्लेलिस्ट जो आप देखेंगे ना, वैसे वो सी टेट के नाम से बनी है, बट जो थ्योरीज़ हैं वो तो हर एक एग्ज़ाम के लिए एक जैसी रहेंगी ना। फिर आप सी टेट दे रहे हों, एमपी टेट दे रहे हों, यूपी टेट दे रहे हों, केवीएस दे रहे हों, या कोई अदर टीचिंग एग्ज़ाम्स दे रहे हों, तो जो ये साइकोलॉजिस्ट हैं यानी कि मनोवैज्ञानिक हैं, पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, इनकी थ्योरी तो सेम रहेगी, वो तो चेंज होगी नहीं। तो वहाँ जाकर आप उन थ्योरीज़ को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और हाँ, अगर आपको उनके नोट्स भी चाहिए साथ में, तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर किए हुए हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप जा कर के वहाँ से वो नोट्स भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा बहुत मैं यहाँ पर आपको समझा देती हूँ। देखिए, अमूर्त स्तर पर चिंतन, अमूर्त स्तर पर चिंतन मतलब क्या होता है? देखिए, अमूर्त चीज़ें वो चीज़ें होती हैं जो चीज़ें बच्चे के सामने नहीं होती हैं, जिन्हें बच्चा टच नहीं कर सकता, फील नहीं कर सकता, ना ही देख सकता है, ठीक है। तो वो चीज़ें होती कहाँ हैं? आप लोगों के मन में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा। तो वो चीज़ें होती हैं बच्चे के दिमाग में, उसके इमेजिनेशन में, ठीक है। वो सिर्फ उन चीज़ों को इमेजिन कर सकता है, उनके बारे में सोच सकता है, और कुछ नहीं कर सकता। उन चीज़ों के लिए भी बच्चा इस स्तर पर क्या करता है? चिंतन करना स्टार्ट कर देता है। तो अमूर्त चीज़ें जो उसके सामने में नहीं है, जो उसके इमेजिनेशन में है सिर्फ, उनके लिए बच्चा चिंतन करना स्टार्ट कर देता है औपचारिक संक्रियात्मक की अवस्था में, ठीक है। अब ये जो विकास की अवस्थाएं हैं 4 होती हैं, SPCF। तो ये लास्ट जो चौथी स्टेज होती है ना, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इसी को बोलते हैं हम औपचारिक संक्रियात्मक की अवस्था। और इस अवस्था में बच्चा 11 से 15 वर्ष की अवस्था में होता है, याद रखिएगा। अब डिटेल में आपको पढ़ना है तो थ्योरीज़ देखनी पड़ेंगी, और मैंने तो आपको इतने इजी तरीके से पढ़ाया ना फ्रेंड्स, एकदम न्यूमोनिक बना के याद करवाया है, ठीक है। आप वो वीडियोस देखेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे। चलिए इसके बारे में देखिए, कुछ एक्स्ट्रा है। पियाजे के अनुसार बालक संज्ञानात्मक विकास की चौथी अवस्था यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, वही जो मैंने आपको बताई फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है, में अमूर्त स्तर पर चिंतन करने लगता है। वह अपने स्तर पर सही और गलत के बीच तार्किक रूप से सोचने लगता है, ठीक है, लॉजिक के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था? तो वो क्या था फ्रेंड्स? एल्फ्रेड बिने ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, बल्कि इसी से रिलेटेड डिटेल में कुछ चीज़ें मैंने लिखी हैं। अल्फ्रेड बिने तथा थियोडोर साइमन नामक 2 व्यक्तियों के विशेष योगदान से प्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण हुआ, और इसे 1905 का बिने साइमन बुद्धि परीक्षण भी कहा जाता है, ठीक है। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण 1905। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायः लड़कियां गणित में कमज़ोर होती हैं, यह कथन कैसा है? तो यह लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा है। लैंगिक पूर्वाग्रह मतलब होता है जेंडर बायसनेस या फिर जेंडर स्टीरियोटाइप, जहाँ पर लड़के और लड़कियों में भेदभाव किया जाता है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर भेदभाव ही तो किया जा रहा है ना,
कहा जा रहा है कि लड़कियां गणित में कमज़ोर होती हैं। क्यों होती हैं? ये इसका क्या प्रूफ है बताइए। ज़रूरी है कि लड़के ही गणित में स्ट्रांग होंगे? ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए हम ये कहेंगे कि ये जेंडर बायसनेस यहाँ पर दिख रही है, यानी कि लिंग भेदभाव दिख रहा है, या इसको बोलेंगे लैंगिक पूर्वाग्रह है। ठीक है, चलिए। लैंगिक पूर्वाग्रह का अर्थ किसी लिंग विशेष पुरुष या महिला के प्रति एक निश्चित सोच बना लेना है। उदाहरण के लिए प्रायः लड़कियां गणित में कमज़ोर होती हैं, उक्ति लैंगिक पूर्वाग्रह से ग्रसित है। ठीक है, वही लिंग पक्षपात वाली बात हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैयक्तिक विभिन्नता का क्या अर्थ है? वैयक्तिक विभिन्नता को इंग्लिश में बोलते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, तो देखिए, कोई दो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं हो सकते। वैयक्तिक विभिन्नता का मतलब ही ये है कि दुनिया में कोई भी दो लोग एक जैसे कभी नहीं हो सकते, भले ही वो ट्विंस क्यों ना हो। दो ट्विंस आपने देखे होंगे ना, ट्विंस होते हैं जो हमें लगता है ये एकदम सेम है, बट नहीं, कुछ ना कुछ डिसिमिलैरिटी उनमें भी पाई जाती है। यानी कि दुनिया में कोई भी दो व्यक्ति कभी एक जैसे नहीं होते हैं, ट्विंस भी नहीं होते हैं। उसी को हम बोलते हैं वैयक्तिक विभिन्नता। हर व्यक्ति अलग होता है, उसका शारीरिक विकास अलग हो सकता है, उसका मानसिक योग्यता अलग हो सकती है, संवेगात्मक दशा अलग हो सकती है। हर चीज़, कुछ ना कुछ चीज़, मतलब बच्चों में विभिन्नता होती ही है। बच्चों से लेकर बड़ों तक हम किसी की भी बात करें, सारे ह्यूमन बीइंग की हम बात कर रहे हैं, तो यही होता है वैयक्तिक विभिन्नता। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैयक्तिक विभिन्नता का तात्पर्य कोई दो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं हो सकते। ठीक है, वही यहाँ पर डिटेल में लिखा है। इसका मतलब ही ये है कि दुनिया में कोई भी दो इंसान एक जैसे कभी नहीं हो सकते। हर किसी की, या तो किसी की मानसिक योग्यता अलग होगी, कोई शारीरिक रूप से अलग होगा, कोई संवेगात्मक रूप से अलग होगा, है ना। अब ये संवेगात्मक रूप क्या होता है? संवेगात्मक मतलब होते हैं आपके जो इमोशन होते हैं, गुस्सा आना, किसी से प्रेम करना, डर लगना, तो ये हर किसी इंसान के अंदर अलग अलग हो सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन से क्या अभिप्राय है? तो देखिए, छात्रों के अधिगम की सफलता और असफलता का अध्ययन करना ही क्या होता है? मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन से हम पता करते हैं ना कि बच्चे ने कितना सीखा है, बच्चे को कितना समझ में आ रहा है, कहाँ पर बच्चे को कठिनाई आ रही है। ये सारी चीज़ें हमें इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन करने से ही पता चलता है। तो मूल्यांकन से अभिप्राय छात्रों के अधिगम की सफलता और असफलता का अध्ययन करना है। मूल्यांकन के द्वारा छात्रों के अधिगम त्रुटियों की पहचान की जाती है। अब देखिए, मूल्यांकन भी दो प्रकार का होता है आपका। एक होता है आपका FA और एक होता है आपका SA। FA मतलब होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, जिसे हम रचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं, और SA होता है योगात्मक मूल्यांकन यानी कि सम्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, FA क्या होता है? आपने भी स्कूल में दिए होंगे, एक साल में 4 बार FA होते हैं, और जो SA होते हैं वो एक साल में सिर्फ 2 बार होते हैं। तो जो ये FA होता है ना, ये बेस्ट माना जाता है, क्योंकि इसके द्वारा बच्चे का मूल्यांकन एक साल में ज़्यादा बार किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर बच्चे की कठिनाई का पता चलता है, बच्चे को कहाँ पर समस्या आ रही है ये पता चलता है, उसके बाद शिक्षण में सुधार किया जाता है। बट जो ऐसे होता है उसमें सिर्फ पास और फेल जो है बच्चे को कर दिया जाता है, या तो कह देंगे पास है या फिर कहेंगे फेल है, यानी कि रिपोर्ट कार्ड जो बनता है साल के एंड में वो ऐसे के अंदर आता है। यहाँ पर किसी भी तरह का बच्चे में सुधार नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो जो FA होता है ये बेस्ट होता है। अब देखिए, अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप मेरी मैथ्स पेडागोजी या हिंदी पेडागोजी की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने CCE टॉपिक करवाया है, उसके अंदर मैंने आपको FA SA सारी चीज़ें एकदम बढ़िया तरीके से करवाई हैं, और नोट्स आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है? तो देखिए, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत ये सारे बालक आएंगे, पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक, मंद बुद्धि बालक और ये सभी। तो देखिए, विशिष्ट बालकों के अंदर निम्न प्रकार के बालकों को रखा जाता है। प्रतिभाशाली बालक आते हैं विशिष्ट बालकों में, मंद बुद्धि वाले भी आते हैं, तीव्र बालक भी आते हैं, पिछड़े बालक भी आएंगे, शारीरिक दृष्टि से दिव्यांग बालक भी आएंगे और समस्यात्मक बालक भी आएंगे। ओवरऑल ये कहेंगे कि हर प्रकार के बालक आ सकते हैं। सामाजिक दृष्टि से कुसमायोजित बालक, संवेगात्मक असंतुलित बालक और अपराधी बालक।
ये सारे टाइप के आ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए डिसलेक्सिया संबंधित है पठन विकार से। पठन विकार से कहने का मतलब है अगर किसी बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है तो उसे एक अधिगम विकार होता है जिसे हम कहते हैं डिसलेक्सिया। फॉर एग्जाम्पल टीचर जो है ब्लैक बोर्ड में लिखती हैं 100 और बच्चा उसको पढ़ता है वॉज। यहाँ पर क्या हुआ देखिए, टीचर ने लिखा SAW और बच्चा पढ़ रहा है उसको WAS वॉज। तो क्या हो गया, बच्चे को पढ़ने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है, बच्चा गलत पढ़ रहा है। तो इस तरीके से हम ये कहेंगे अगर बच्चे को पढ़ने में समस्या आती है तो बच्चे के अंदर जो लर्निंग डिसेबिलिटी अधिगम अक्षमता है वो है डिसलेक्सिया, ठीक है। ऐसे ही ये जो अधिगम विकार हैं काफ़ी सारे हैं। एक आता है आपका डिसग्राफिया, जब बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम आती है। जैसे ब्लैक बोर्ड में टीचर ने लिखा 9 और बोला कि बच्चे से अपनी नोटबुक में उतारो, तो बच्चा उसको लिख दे रहा है 6। इस तरीके की जो गलती होती है, यानी कि बच्चे को लिखने में जब समस्या आती है तो उस केस में बच्चे के अंदर क्या होता है, डिसग्राफिया अधिगम विकार होता है, ठीक है। तो देखिए अधिगम विकार सिर्फ इतने ही नहीं है, काफ़ी सारे हैं। डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, अफेजिया, डिस्फेजिया, अप्रेक्सिया, डिसकैल्कुलिया, ठीक है। ये सारे फ्रेंड्स मैंने इस एक सिंगल वीडियो में आपको ट्रिक के साथ याद करवाए हैं, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। और अगर नोट्स चाहिए तो नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, वहाँ जाकर अगर आपको नोट्स ना मिले तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपको अगेन प्रोवाइड कर दूँगी। और इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा जहाँ पर मैंने आपको सारी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ करवाई हैं। अगर वो वीडियो ना मिले तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि लर्निंग डिसेबिलिटी वाली वीडियो का लिंक भेज दीजिए, तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए डिसलेक्सिया से रिलेटेड चीज़ें देख लेते हैं। डिसलेक्सिया एक पठन संबंधी विकार है जिसमें बालक अक्षरों में कठिनाई होती है बालकों को तथा उनका अधिगम बाधित होता है। इस विकार को दूर करने के लिए शिक्षक को मौखिक कार्य एवं पर्याप्त अभ्यास पर बल देना चाहिए। और देखिए ये जितनी भी लर्निंग डिसेबिलिटी होती है ना, अधिगम अक्षमताएं, ये परमानेंटली कभी ख़त्म नहीं हो सकती हैं, बट हाँ कुछ हद तक उनमें सुधार किया जा सकता है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रतिभाशाली बालक की आप मदद कर सकते हैं किस प्रकार से, उस पर अधिक ध्यान दे करके, ठीक है। प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं ना वो नॉर्मल बालकों की तरह नहीं होते हैं, उनका IQ लेवल काफ़ी हाई होता है, तो उन पर स्पेसिफिकली जो है फोकस किया जाता है, ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट इससे रिलेटेड चीज़ें देखते हैं। प्रतिभाशाली बालक को एक विशेष प्रकार की शिक्षण पद्धति की आवश्यकता होती है ताकि उनके समस्याओं को हल किया जा सके, ठीक है। तो ये इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन था। तो फ्रेंड्स ये थे आपके आज के पूछे गए क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करके ज़रूर जाइएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। और हाँ अभी CDP की सीरीज़ चल रही है, आप चाहें तो उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। और अगर आप टीचिंग से रिलेटेड कोई भी अपडेट पाना चाहते हैं सबसे पहले तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।